Assalamu alaikum, dear viewers. So let us discuss the Kirchoff's first law of electrical circuits. So in the basic or previous lecture, I told you that Kirchoff's first law and Kirchoff's second law, these laws are actually used to solve the complex electrical circuits. The case where the Ohm's law becomes very much complicated, जहां पर ऐसे सर्किट्स में जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, ओम्स लॉ के अप्लाई करने से करंट या वोल्टेज निकालना हो, अगर वहां पे वो वाली फॉर्मूला या ऐसा लॉ डिफिकल्ट होता हो, देन by using with the help of these laws you can solve such complex electrical circuits. So इसलिए इसमें जो पहला लॉ है Kirchoff's first law, today I am going to discuss it in detail. So listen to me. So अच्छे से सुनो, क्लियर करो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. So listen, Kirchoff's first law में हम क्या कहते हैं? Suppose you have the junction here. Say G. Junction means it is the point where two or more than two wires meet. कहीं पे भी दो या दो से ज्यादा वायर्स अगर मीट कर रही हैं तो वहां पर उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? जंक्शन. नाउ फर्स्ट लॉ ने हमें यह बताया कि अगर आप मान लो वहां पे कुछ करंट एंटर हो रही है, मान लो जंक्शन के पास 10 एम्पियर की करंट एंटर हो रही है, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेम अमाउंट ऑफ करंट that is 10 ampere will leave the junction. यानी कि इसका मतलब हुआ कि जंक्शन पे कोई चार्ज की अक्यूमुलेशन नहीं होगी. सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मान लो यहां पर कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है टुवर्ड जंक्शन? I1 प्लस बेटा और कौन सी करंट एंटर हो रही है? I2. ओके, और कौन सी करंट एंटर हो रही है? प्लस I3. then is equal to, बोलो कौन कौन सी करंट लीव कर रही है? which one of the current is leaving the junction? It is I4 and I5. it will be equal to I4 plus I5. तो इससे आपको क्या पता चला कि देखो करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट इंटरवल में अगर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज जंक्शन के पास एंटर हो रहा है तो उतना ही चार्ज उस इंटरवल में जंक्शन को लीव करेगा. इन द सेम इंटरवल द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल लीव द जंक्शन. सो आप मुझे बताओ जंक्शन के पास कितना चार्ज रह गया? कुछ भी नहीं. जंक्शन ने कितना चार्ज अब्सॉर्ब किया? कुछ भी नहीं. जंक्शन ने कितना चार्ज क्रिएट किया? नथिंग. सो कैन आई से कि यहां पर जो जंक्शन है इट कैन नीदर एक्ट एज द सोर्स ऑफ चार्ज nor it can act as the sink of charge. सो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात सुनो, किसी भी जंक्शन के पास अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है तो उसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज लीव करेगा? सेम. तो इसका मतलब क्या हुआ? ना जंक्शन चार्ज को क्रिएट कर रहा है और ना जंक्शन चार्ज का सोर्स एक्ट कर रहा है, ना वो सिंक एक्ट कर रहा है, ना वो चार्ज बना रहा है और ना वो एब्सॉर्ब कर रहा है. इट एक्ट इज, हम कह सकते हैं कि जंक्शन एक्ट इज एज ए गेटवे. अब मान लो कोई ऐसा दरवाजा है जहां पर ना किसी को रुकना है ना कुछ, सीधे एंटर किया और लीव भी किया. सो नो वन विल स्टे नियर द गेट. सो ऐसा गेट है, ये जंक्शन एक ऐसा दरवाजा है, वहां बैठने की इजाजत, वहां रहने की इजाजत नहीं है. जो ही वो कोई गेट के एंटर हुआ वो उस गेट से उसी टाइम लीव करना चाहिए. तो गेट के पास कितने बंदे एक्यूमुलेट हो गए? कोई भी नहीं. गेट के पास क्या क्रिएट हो गया? कुछ भी नहीं. सो दैट मीन्स
दिस जंक्शन एक्ट एज ए गेटवे, पाथवे। तो लेकिन जंक्शन ने कभी भी ना ही यहां पे ये चार्ज को क्रिएट करेगा, ना ही ये चार्ज को रुकने देगा, कुछ भी नहीं। ये एक पाथवे बनाएगा, जितना उसकी वजह से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम वहां एंटर होगा, पर यूनिट टाइम में उतना ही चार्ज लीव करेगा। अगर 1 सेकंड में 10 कूलम का चार्ज फॉर इंस्टेंस एंटर हो रहा है, तो उस 1 सेकंड में कितना चार्ज लीव करेगा? सेम 10 कूलम। सो यहां पर हम ये लिख सकते हैं ना कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन is always equal to the total current leaving the junction। तो ये एक स्टेटमेंट आ गई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की। क्या? टोटल करंट, स्टेटमेंट 1, ओके। टोटल करंट, the total current entering the junction is always equal to the total current leaving the junction। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था दैट दिस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज जंक्शन लॉ। नाउ आपको समझ आया होगा इसको जंक्शन लॉ क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अप्लाई होता है नियर द जंक्शन। आप यहां नहीं लगा सकते किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, आप यहां पे नहीं लगा सकते, आप वहां पर लगाओगे, आप उस पॉइंट पे लगाओगे जहां पर 2 से ज्यादा वायर्स मीट करती होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ और जंक्शन रूल। सो पहली एक स्टेटमेंट आ गई समझ। सो जंक्शन के पास, सो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। बट मैं इसमें कुछ चेंज ला रहा हूं, मैं इन सब क्वांटिटीज को लेफ्ट साइड से लाऊंगा। क्या आएगा बेटा? I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर क्या करूंगा? मैं इनको भी यहां से लाऊंगा, प्लस I4 की क्या साइन आएगी? माइनस I4 प्लस I5 को भी लेफ्ट साइड से लाओ, ये क्या बनेगा? माइनस। तो राइट साइड से क्या आएगा? यहां पे टर्म 0 आएगी ना। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? यू नो ये जो प्लस माइनस है, इट इज सिंपल अरिथमेटिक, इट इज अलजेब्रिक सम। तो यहां बताओ I1 I2 I3 ये वो करंट्स है ना जो जंक्शन की ओर एंटर हो रही है। एंड व्हाट अबाउट I4 एंड I5? दीज आर द करंट्स लीविंग द जंक्शन। अब हमने क्या किया? अब जो भी करंट एंटर कर रही है और लीव कर रही है उनका कौन सा सम लिया? अलजेब्रिक सम। यू नो अलजेब्रिक सम मींस प्लस माइनस, सिंपल प्लस, सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन। सो यहां पर जो आपने अलजेब्रिक सम किया, वेक्टर सम नहीं किया, बिकॉज करंट इज नॉट ए वेक्टर हियर। सो जो आपने अलजेब्रिक सम किया, पता है यहां पे एक और चीज पता चलता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से भी हमें प्रूव होता है दैट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज करंट इज ऑपरेटेड बाय सिंपल अलजेब्रा। वो सिंपल अलजेब्रा हमें किरचॉफ्स लॉ से पता चलता है। सो किरचॉफ्स लॉ इज द बेसिक प्रूफ फॉर प्रूविंग दैट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि यहां पर 2 या 2 से ज्यादा स्केलर क्वांटिटीज को हमने किससे ऑपरेट किया? सिंपल अलजेब्रा से। सो नाउ लिसन, हमने यहां पे क्या किया? I1 I2 I3 I4 I5 इनका कौन सा सम किया? अलजेब्रिक सम। ये कौन सी करंट्स है? एंटरिंग एज वेल एज लीविंग। तो बताओ जब आपने अलजेब्रिक सम लिया करंट्स एंटरिंग एंड करंट्स लीविंग का, वो किसके बराबर निकला? 0। सो कैन आई राइट हियर समेशन ऑफ I। व्हाट इज I हियर? इट इज I लीविंग एंड एंटरिंग। वो किसके बराबर निकला? 0। सो कैन आई मेक द सेकेंड स्टेटमेंट लाइक दिस? बोलो बेटा सेकेंड स्टेटमेंट क्या अब लिख सकते हैं बताओ? सो आई कैन मेक द सेकेंड स्टेटमेंट, I can define the second statement of Kirchhoff's law, और statement एक ही है, but there are so many ways by which we can explain this law. So we can also explain it like this: the algebraic sum of
all the currents entering or leaving the junction is always equal to 0। जब आप algebraic sum यूज करोगे प्लस और माइनस, सम ऑफ व्हाट, करंट्स एंटरिंग एंड करंट्स लीविंग, वो हमेशा कितना होगा बेटा? 0। अब आपका क्वेश्चन होगा सर साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, किन का पॉजिटिव लेंगे किन का नेगेटिव? कुछ भी नहीं करना है, इट इज योर चॉइस। सो फिलहाल याद रखो कन्वेंशनली एंटरिंग द जंक्शन जो करंट है टेक इट एज पॉजिटिव, लीविंग का नेगेटिव ले लो, फिर उनका एल्जेब्रिक सम इक्वेट दैट टू 0, या सीधे टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमें एक और चीज बताता है, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू नो here I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5। तो बेटा हम क्या करेंगे? you know current is the amount of charge flowing per unit time, so shall I write Q1 as I1 as Q1 by, मान लो एक छोटा सा इंटरवल है डेल्टा टी, उस छोटे से इंटरवल में इस वायर में कितना चार्ज फ्लो हुआ है? Q1 प्लस उसी छोटे इंटरवल में इसमें चार्ज कितना फ्लो हुआ है? Q2। सो आई विल राइट इट एज Q2 बाई डेल्टा टी, प्लस इसी छोटे इंटरवल में उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ है? Q3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट अबाउट I4? Q4 इसी इंटरवल में कितना चार्ज उस वायर में लीव हुआ है? Q4 उसी इंटरवल में कितना चार्ज लीव हुआ है? Q5 बाई डेल्टा टी, बिकॉज यू नो करंट कैन बी रिटन एज चार्ज पर यूनिट टाइम। छोटा सा इंटरवल लिया, इस इंटरवल डेल्टा टी में Q1 चार्ज फ्लो हुआ है, इसी इंटरवल में यहां से Q2। नाउ आई कैन डू वन थिंग, आई कैन कैंसल दिस डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी एंड डेल्टा टी। नाउ टेल मी यहां क्या आंसर निकला? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 is equal to Q4 plus Q5। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया? इससे आपको क्या पता चला? जंक्शन के पास जितना टोटल चार्ज एंटर हुआ है, जंक्शन के पास जितना चार्ज एंटर हुआ है, उस जंक्शन के पास उतना ही टोटल चार्ज लीव कर रहा है। सो कैन आई से कि जंक्शन के पास ना चार्ज क्रिएट हुआ है ना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है। सो जंक्शन के पास जो नेट चार्ज है वो कितना है बेटा? 0 है ना। या इससे यह पता चला टोटल चार्ज एंटरिंग द जंक्शन is equal to total charge leaving the junction. So what is the net charge created near the junction? 0. What is the net charge destroyed near the junction? 0. So can I say that according to this law, you can say that junction can neither create charge nor it can destroy the charge. तो क्या मैं कह सकता हूं, आपको पता है कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सिस्टम है नहीं है जो नेट चार्ज क्रिएट कर सकता है, जो नेट चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड यू शुड रिमेंबर, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, उस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ conservation of charge or it is based on the law of conservation of charge? अरे कुछ नहीं है, ये law of conservation of charge से डिराइव हुआ है। क्यों? बिकॉज आपको पता है जंक्शन के पास
ना चार्ज क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो जितना चार्ज जंक्शन के पास एंटर होगा उतना ही चार्ज जंक्शन के पास लीव करेगा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि वहां पर अगर एंटरिंग और लीविंग में फर्क है, मान लो 10 कॉलम एंटर हुआ है, 9 कॉलम लीव कर रहा है, तो एक कॉलम कहां गया? उसका मतलब वह एक कॉलम जंक्शन ने अक्यूमुलेट या डिस्ट्रॉय किया है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर 10 कॉलम एंटर हुआ और लीव कर रहे हैं 12 कॉलम, 2 कॉलम कहां से आए? क्या जंक्शन ने ये इन 2 कॉलम को क्रिएट किया? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बोथ द केसेस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज it is against, it violates the law of conservation of charge. So Kirchhoff's first law जो है हम इसमें स्टेट में लिख सकते हैं। हम इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? Kirchhoff's KCL, Kirchhoff's current law is based on the law of conservation of charge. Is that clear? Good. So समझ आया बेटा क्या किया मैंने यहां पे? हाँ, so इस पे अब एक छोटा मोटा क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूं। जंक्शन रूल से आप किसी भी वायर के थ्रू करंट निकाल सकते हो। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूं। सिंपल क्वेश्चन पहले कर लेंगे, ठीक है? बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स दिखाना चाहता हूं बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। तो फिलहाल एक छोटी मोटी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। इट इज लाइक दिस। Say this is 1 ampere, this is 2 ampere, here it is 1 ampere, here it is 0.5 ampere, here it is I. The question is, बताओ बेटा ये I कितना है? तो पहले क्या करोगे आप? इस किसी भी जंक्शन के पास अगर किसी वायर में आपको करंट निकालनी है तो यूज जंक्शन रूल। तो फिलहाल आप देखोगे बेटा यहां पर जंक्शन के पास कितनी करंट एंटर हुई है? 2 और 1 कितनी हो गई? 3। सो 3 एम्पियर ऑफ करंट विल लीव दिस जंक्शन। लेट आई नेम दिस जंक्शन एज 1 और लेट आई नेम इट एज A. Then how much is the current entering this junction? It is 3 ampere. So how much should be the current leaving the junction? Same. मान लो यहां से हमें नहीं पता है कितनी करंट है, let I name it as I dash. How much is the current entering the junction? 3 ampere is equal to how much should be the current leaving the junction? Same. So 1 plus I dash. समझ आ रहा है? तो इस जंक्शन पे कितनी करंट एंटर हो रही है? 3। तो लीव भी कितनी करनी चाहिए? सेम। तो व्हाट इज द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन? एक तो 1 एम्पियर और I डैश। सो बताओ यहां I डैश कितना निकला? 2 एम्पियर। तो व्हाट डज दैट मीन? यहां से बेटा कितनी करंट गई है? 2 एम्पियर। नाउ यहां एक और जंक्शन है, हमें बताना है यहां से कितनी करंट जाएगी। सो अगेन टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, दिस इज जंक्शन B, दिस इज जंक्शन C। तो हमें कितनी जगहों पे जंक्शन रूल लगाना पड़ा? 3 जंक्शंस पे, A, B एंड C। सो C पे आप जंक्शन रूल लगाओ। सो ये आपने कहां पे लगाया? अप्लाई जंक्शन रूल एट A। इसमें कहां पे लगाया? ये कहां पे था? ये जंक्शन रूल कहां पे आपने लगाया? B पे। नाउ अप्लाई जंक्शन रूल एट C। बताओ बेटा C पे क्या होगा? हाउ मच इज द करंट एंटरिंग दिस जंक्शन C? इट इज 2। हाउ मच इज द करंट लीविंग दिस जंक्शन C? इट इज I प्लस 0.5। सो देयरफॉर I is equal to 2 minus 0.5, that is 1.5 एम्पियर। तो यहां से जो करंट बेटा निकल रही है that is 1.5 एम्पियर। सो किरचॉफ्स लॉ से आप किसी भी आर्म के थ्रू करंट निकाल सकते हो। तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन रखूंगा, वो आप खुद सॉल्व करोगे। द क्वेश्चन इज लाइक दिस।
1 ampere. I don't know the value here. Okay, 3 ampere, 1 ampere, 0.2 ampere. ओके, सो ये सॉल्व करके मुझे देना, मुझे बताओ ये आई कितना है. सो सॉल्व इट and send me on your WhatsApp, on my WhatsApp number. So stay connected. Inshallah, I will discuss further in the next lecture.